हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार पीटीसी क्लास 7 का अध्याय नंबर 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपने पिछली कक्षा में सेल को तार से जोड़कर बल्ब जलाया था। आप चित्र बनाकर इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। जितने अवयवों का उपयोग आपने जलाने के लिए किया था, इनका संयोजन ही परिपथ है। आपके मन में प्रश्न उठेगा, इस परिपथ का रेखा चित्र खींचा जा सकता है या नहीं? यदि रेखा चित्र बनाए तो परिपथ के अवयवों को किस प्रकार निरूपित करे जाए? तो कुछ विद्युत अवयवों के संकेत आपने विभिन्न पुस्तकों एवं वस्तुओं के डिब्बे में देखा होगा। इस पुस्तक में हम इन्हीं संकेतों का उपयोग करेंगे। तो विद्युत अवयव में कौन है? विद्युत सेल है, बल्ब है, स्विच ऑन स्थिति है, स्विच ऑफ स्थिति है, बैटरी है। देखिए, तो विद्युत सेल का फोटो आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। बल्ब का फोटो आप देख सकते हैं। स्विच ऑन क्या देख सकते हो क्या होता है स्विच ऑन में। और स्विच ऑफ में क्या होता है, और बैटरी। इन संकेतों को आप ठीक से देखिए। पहले संकेत में एक मोटी एवं छोटी और एक पतली लंबी रेखा समानांतर खींची गई। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल होता है? विद्युत सेल के प्रतीक में जो लंबी रेखा होती है वो धन टर्मिनल होती है, और छोटी एवं मोटी रेखा ऋण टर्मिनल होती है। तो स्विच के लिए ऑन और ऑफ की स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीक के अनुसार निरूपित की जाती है। ठीक है। परिपथ के विभिन्न अवयवों को संयोजित करने वाले तार को रेखा के रूप में निरूपित किया गया। परिपथ के विभिन्न अवयवों को संयोजित करने वाले तार को रेखा के रूप में निरूपित किया गया है। चित्र में बैटरी का भी संकेत दिया गया है। बैटरी और सेल में क्या अंतर है? संकेत के अनुसार कुछ सेलों को एक साथ इस प्रकार रखा जाता है कि एक का धन टर्मिनल दूसरे के ऋण टर्मिनल से जुड़ा रहे। संकेत के अनुसार कुछ सेलों को एक साथ इस प्रकार रखा जाता है कि एक का धन टर्मिनल दूसरे के ऋण टर्मिनल से जुड़ा रहे। दो या दो से अधिक सेलों का इस प्रकार संयोजन जो होता है बैटरी कहलाता है। आपने देखा होगा कि टॉर्च, रेडियो, रिमोट, खिलौने आदि में बैटरी का उपयोग किया जाता है। क्या आपने देखा है कि टॉर्च में एक सेल के बाद दूसरी लगाई जाती है? कुछ उपकरणों, रिमोट या खिलौनों में सेल अगल-बगल भी रखे जाते हैं। अगल-बगल सेल रखने की जगह यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ने के लिए धातु की पट्टी या मोटे तार लगे रहते हैं। सेलों से बैटरी बनाने के क्रम संयोजन करने के लिए सभी सेलों पे अंकित धन और ऋण चिन्ह पे अवश्य ध्यान दीजिए। सेलों पे बैटरी बनाने के क्रम संयोजन करने के लिए सभी सेलों पे अंकित धन प्लस ऋण चिन्ह अवश्य ध्यान दीजिए। क्या अपने प्रयोग के लिए बैटरी बना सकते हैं जिससे आप दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन करके आसानी से कार्य कर सकें? आप बैटरी बनाने के लिए लकड़ी के छोटे तख्ते, पत्थर कील तथा रबर बैंड की सहायता से सेल और होल्डर अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाइए। बाजार से भी 2 या 3 आदि अनेक साइज के सेल होल्डर खरीद सकते हैं। तो कैसे बनाना है आप बना सकते हो। तो बैटरी बनाने का तरीका क्रियाकलाप में दिया है कि 2 पत्थर का टुकड़ा लेकर मोड़ लीजिए। मोड़े हुए पत्थर के टुकड़े को सेल के माप के अनुसार कील की सहायता से तख्ते के टुकड़े पे ठोक दीजिए, यानी जकड़ दीजिए। दोनों की कीलों के ऊपरी हिस्से से तार के एक सिरे को छीलकर लपेट दीजिए। अब पतरी के बीच सेलों को क्रम से रखकर पत्थर के ऊपर चढ़े हुए सिरों को रबर बैंड से जकड़ दीजिए। ठीक है, और आपकी दोनों सेल की बैटरी बनकर तैयार हो। क्या आप जानते हैं ट्रकों, बसों और कारों और घरों में उपयोग लाई जाने वाली बड़ी बड़ी बैटरियां भी सेल का संयोजन करके ही बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार की बैटरी के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। क्या आपके द्वारा बनाया गया और एक पशु चित्र के और एक ऐसा है? देखिए कैसा बनाया गया।
बल्ब के अंदर दो तारों के बीच एक महीन विशेष प्रकार तार की तंबू यानी फिलामेंट लगी होती है। यानी बल्ब के अंदर दो तारों के बीच एक विशेष प्रकार की तार यानी फिलामेंट लगी होती है। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित हुई है, तभी मतलब प्रकाशमान होता है जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो आप कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया है। फ्यूज होने के कारण इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या इस स्थिति में बल्ब जल सकता है? नहीं, क्योंकि तंतु टूट जाने के कारण परिपथ टूट गया, यानी धारा उससे होकर प्रभावित नहीं हो रहा है। अब आते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या आपको घरों में जलते बल्ब को छूने से रोका गया है? क्या आपने जानने का प्रयास किया कि जलता हुआ बल्ब क्यों गर्म हो जाता है? सावधानी, घर में लगने वाली विद्युत बल्ब के गर्म स्थिति में छूकर नहीं देखना चाहिए, इससे हाथ जलने का खतरा हो सकता है। देखिए, जलने में बल्ब का गर्म हो जाना विद्युत धारा प्रवाहित होने पर नाइक्रोम की तार का गर्म हो जाना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। यहाँ दिया हुआ है, क्या आपने खाना बनाने के हीटर तथा कमरे को गर्म रखने के लिए काम में लाए जाने वाले रूम हीटर को ऑन अवस्था में देखा है? आपने देखा होगा कि इसका एक अवयव जिसे हम एलिमेंट हीटिंग कॉइल कहते हैं वो लाल रहता है और गर्म होकर उष्मा देता है। घर के मुख्य परिपथ में लगाए जाने वाले फ्यूज के तार जल जाने के कारण विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। उसमें मोटे तार या अन्य प्रकार के तार लगा देने से परिपथ के उपकरणों की क्षति की संभावना रहती है। देखिए, इसमें दिया हुआ फ्यूज के बारे में एमसीसी फ्यूज के बारे में। आजकल फ्यूज की जगह विभिन्न क्षमता के एमसीसी भी लगाए जाते हैं जो अधिक सुरक्षित होते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार होती है कि इसका दृढ़ धातु का प्लेट से लगा होता है। परिपथ में किसी प्रकार का अवरोध यानी उच्च विद्युत धारा या शॉर्ट सर्किट या उपकरण के खराब होने के कारण आर्क उत्पन्न होता है। आर्क उत्पन्न होने के कारण दृढ़ धातु प्लेट आपस में अलग हो जाते हैं। स्विच ऑफ की ओर स्वयं गिर जाता है। शीघ्र ही आर्क निर्वात वायु, तेल अथवा गैस द्वारा शीतलित हो जाता है और दृढ़ धातु प्लेट आपस में जुड़कर प्रवाहित होने देते हैं। हम स्विच को ऑन अवस्था में ला सकते हैं। वर्तमान समय में बिजली की बचत भी एक चिंता का विषय है। आप जानते हैं कि इस चिंतन का परिणाम CFL का विकास है। इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। पुराने बल्ब में प्रकाश के साथ साथ कुछ ऊष्मा भी निकलती है। प्रकाशीय यंत्र से ऊष्मा का पैदा होना वांछनीय नहीं है, इससे विद्युत ऊर्जा की क्षति होती है। इस लैंप में फास्फोरस की कोटिंग वाली पतली ट्यूब लगाई जाती है। इस लैंप में इसके अंदर पैगनिक प्रकाश उत्पन्न करने के लिए करवाया जाता है। इसके कारण फास्फोरस की कोटिंग दिखाई देने वाली प्रकाश उत्पन्न होती है करती है। साथ ही कम विद्युत का प्रयोग कर अधिक प्रकाश देती है, क्योंकि इस प्रकार के बल्ब में बहुत ऊष्मा उत्सर्जित होती है। किसी तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ के लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदार्थों और विभिन्न लंबाई और मोटाई के तारों का उपयोग विभिन्न उपकरणों में किया जाता है। विभिन्न परिपथ को जोड़ने वाले और परिपथ में उपकरणों को जोड़ने वाले तार समानतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ उपकरणों को अवयव इतने अधिक गर्म हो जाते हैं कि विकिरण करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं बल्ब का फिलामेंट इतने उच्च ताप तक गर्म हो जाता है, जलकर प्रकाश देने लगता है। इसलिए हम इसे ऊष्मीय उपकरण की श्रेणी में ना रखकर प्रकाशीय उपकरण की श्रेणी में रखते हैं। अब विद्युत फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। यदि किसी एलिमेंट फिलामेंट कॉइल तथा अथवा कम गलनांक वाले धातु से बने तारों से होकर उच्च परिमाप की विद्युत धारा प्रवाहित हो या अधिक देर तक लगातार विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उपकरण का यह अवयव पिघल कर टूट जाता है। यह धारा प्रवाहित हो जाती है, बाधित हो जाती है। आपने घर में विद्युत फ्यूज देखा होगा। आप जानते हैं कि फ्यूज क्यों लगाए जाते हैं। घर के किसी बड़े या अपने शिक्षक से इस संबंध में बात कीजिए। फ्यूज का ध्यान से परीक्षण कीजिए, जिसमें पतला तार लगा होता है। यह विशेष प्रकार का एक तार एक सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पिघल कर टूट जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति और शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाली आग से सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ विद्युतीय उपकरण विद्युत से चलने वाले उपकरण तथा स्टेबलाइजर्स, टीवी, सीडी प्लेयर आदि में भी विभिन्न क्षमता वाले फ्यूज लगाए जाते हैं। हमने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करना सीखा।
क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि चुंबक लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है और लोहे के टुकड़े से चुंबक बनाया जा सकता है। देखिए, अब हम लोग विद्युत चुम्बक किसे कहते हैं, ये थोड़ा हमको क्रियाकलाप पढ़ना पड़ेगा। 4 लोहे का लगभग 5 से 9 सेंटीमीटर लंबी कील तथा 70 सेंटीमीटर विद्युतरोधी एवं प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ एनेमेल लगा लचीला तार लीजिए। लोहे का आपको 5 से 9 सेंटीमीटर लंबा कील लेना है और 70 सेंटीमीटर जो है विद्युतरोधी यानी लचीला तार लेना है। इस तार को कुंडली स्प्रिंग के रूप में कील पर कस के लपेट दीजिए। कम से कम 100 बार लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए एक सेल से जोड़ दीजिए और कुछ पिन और लोहे के महीन टुकड़े कील के समीप लाइए। स्विच को ऑन की अवस्था में लाने पर यह पिन अथवा लोहे के छोटे टुकड़े कील से चिपक जाते हैं। पुनः स्विच को ऑफ की स्थिति में कील से लग जाते हैं। इस क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित होने करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है और जो विद्युत धारा का प्रभाव बंद हो जाता है तब कुंडली का चुंबक तो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। और अब क्या कह रहा है, कुंडली की क्षमता एवं विद्युत धारा का परिमाप बढ़ाकर इन चुंबकों को और प्रबल बनाया जा सकता है। भारी बोझ उठाने के काम में लाया जा सकता है। विद्युत चुंबक के विभिन्न उपयोग की सूची बनाई। आपने चुंबकीय सुई देखा हो, ये लघु चुंबक होती है। ये इसके समीप यदि किसी छड़ चुंबक या अन्य प्रकार के चुंबक लाया जाए तो इसमें विक्षेपण होता है। हेंस क्रिस्टियन एक ऑस्ट्रियन पहले वैज्ञानिक जिन्होंने चुंबकीय सुई का विक्षेपण देके बताया जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखे चुंबक में विक्षेप होता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। अब आते हैं विद्युत घंटी के बारे में। ये कह रहा है, आप क्या आपने विद्युत घंटी देखी है? आप इसकी संरचना को देखिए। इसमें एक विद्युत चुम्बक लगी होती है। चित्र में विद्युत घंटी परिपथ के साथ दिखाई दी गई है। इसमें लोहे के टुकड़े पे तांबे की विद्युत रोधी लगी तार की कुंडली लपेटी जाती है। विद्युत चुम्बक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा रहता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जो लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत पूर्वत पूरा हो जाता है और तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसमें लोहे का टुकड़ा विद्युत चुम्बक बन जाता है। तब लोहे की पत्ती को अपनी ओर हम खींचते हैं। इस प्रक्रिया में पत्ती से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होता है। परंतु जब विद्युत चुम्बक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो यह विद्युत परिपथ को तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। क्या कुंडली अभी भी विद्युत चुम्बक बनी रहती है? अब कुंडली विद्युत चुम्बक नहीं होती अतः इसका उसका लोहे की पत्ती खिंचाव नहीं रहता। लोहे की पत्ती को अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेश से स्पर्श करती है। इससे परिवर्तन पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रभावित होती है और हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। इस हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस